बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीनो सामीन, आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। एक आला ओहदेदार ने पारस से कहा, हमाद तुम भारत ही में रहोगे, हमारे अंदर छुपे हुए गद्दारों को तलाश करोगे। यहूदी तंजीम ख़त्म हो जाएगी लेकिन बाहर से दूसरे यहूदी दूसरे रूप में आएंगे। तुम ऐसे लोगों को बेनकाब करोगे। कल तुम्हें एक खसूसी कार्ड दिया जाएगा जिसके ज़रिए तुम वज़ीरों, गवर्नरों और मुल्क के दीगर अकाबरीन के प्राइवेट इजलास में और तकरीबात में बेरोक टोक जा सकोगे। पारस ने कहा, ऐसा ही एक कार्ड मेरे असिस्टेंट के लिए भी ज़रूरी होगा। तुम किसे असिस्टेंट बनाना पसंद करोगे? रमना को। वो तो अनट्रेंड है, ज़ेरे तरबियत है। मेरे साथ रहकर तरबियत हासिल करेगी, आपको शिकायत का मौका नहीं देगी। ये जिम्मेदारी तुम लेते हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। एक आला ओहदेदार ने 2 लिफाफे उसे देते हुए कहा, ये दावतनामे तुम्हारे और रमना के लिए हैं। आज शाम वज़ीर खुराक RK भंडारी की साहबजादी की शादी है। वज़ीरों के यहाँ कोई तकरीब हो तो दुश्मन दोस्त के भेस में आते हैं, तुम्हें वहाँ आंखें खुली रखनी हैं। वो ज़रूरी गुफ्तगू के बाद देश पांडे के साथ बंगले से बाहर आया, फिर उसकी कार में बैठ गया। उसने कार स्टार्ट करते हुए पूछा, क्या बात है हमाद, मेरी भतीजी में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हो? तुम्हें एतराज़ है तो मैं नहीं लूँगा। खबरदार, आइंदा मुझे तुम नहीं आप कहना और अंकल कहकर मुखातिब करना। ये अंकल क्यों बन रहे हो? मैं रमना का अंकल हूँ, उसके ताल्लुक से मुझे और क्या कहोगे? यानी तुम चाहते हो मैं भारतीय फिल्मों की तरह रमना से किसी मंदिर में शादी करूं और तुमसे आशीर्वाद लेने आऊं? वो हंसते हुए बोला, जब आशीर्वाद दूंगा तो फिर मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। पारस ने बड़ी संजीदगी से पूछा, क्या तुम्हारे धर्म में शादीशुदा मर्द दूसरी शादी कर सकते हैं? करने वाले कर लेते हैं, मगर ये हमारे कल्चर में नहीं है। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? इसलिए कि बांग्लादेश में मेरी एक बीवी है। तुम तो जानते हो बंगाली औरतें बहुत बच्चे पैदा करती हैं। जब उसने 7 पैदा कर दिए तो घबरा कर भाग आया। देश पांडे ने हैरानी से पूछा, तुम 7 बच्चों के बाप हो? 7 नहीं, 9 बच्चे। अभी 7 कह रहे थे, फिर 9 कैसे हो गए? 2 पाकिस्तानी बीवी से हुए। क्यों मजाक करते हो? तुम्हारी उम्र क्या है? पांडे, तुम बड़े तजर्बाकार बनते हो, खुद ही बताओ क्या उम्र है मेरी? उसने कार रोक दी। पारस को बगौर देखा और सोचते हुए बोला, 22 से ज़्यादा के नहीं लगते, ज़्यादा से ज़्यादा 25 बरस के हो। चलो 26 कहता हूँ, फिर मौका देता हूँ, सही बताओ। भाई तुम 28 से ज़्यादा के नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारे गलत हिसाब लगाने से क्या मेरी पैदाइशी तारीख बदल जाएगी? मैं 30 और 2 यानी 32 बरस का हूँ। वो कार आगे बढ़ाते हुए बोला, यकीन नहीं आता, तुम कह रहे हो तो मान लेता हूँ। वो थोड़ी देर तक खामोश रहा, फिर बोला, मेरी भतीजी 18 बरस की है और तुम 2 बीवियों और 9 बच्चों वाले हो। ये मुनासिब नहीं है। हाँ, 9 बच्चे मुनासिब नहीं हैं। मैं सिर्फ बच्चों की नहीं, तुम्हारी उम्र की और 2 बीवियों की भी बात कर रहा हूँ। तुम रमना से दूर रहो। पारस ने उसे एक लिफाफा देते हुए कहा, यह दावतनामा रमना के लिए था, इसे वापस कर दो। इसे वापस कैसे कर दूं? ये तुम दोनों की ड्यूटी है, सरकारी मामला है। मैं कह दूंगा कि रमना मेरी असिस्टेंट नहीं रहेगी। तुम्हें एतराज़ है? कैसी बातें करते हो? क्या तंजीम में मुझे भी जलील करोगे? मुझे तुम दोनों के साथ ड्यूटी देने पर एतराज़ नहीं है, मगर दूसरे मामले में उससे दूर रहो। वो होटल में आए। रमना नींद से बेदार होकर गुस्ल वगैरह से फारिग होकर हमाद यानी पारस का इंतज़ार कर रही थी। उसकी नींद के दौरान मैंने उस पर तनवीमी अमल करके उसके दिमाग को पराई सोच की लहरों के लिए लॉक कर दिया था, ताकि कोई यहूदी ख्याल ख्वानी करने वाला रमना के दिमाग में आकर पारस के लिए मुश्किलात पैदा ना करे। रमना ने उसे देखते ही कहा, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मुजरिमों को पकड़ने गया था। मैं भी जासूस हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ जा सकती थी। देश पांडे ने कहा, बेटी, आज हमाद ने जो कारनामा अंजाम दिया है वो तुम्हारे बस का नहीं था। इसकी वजह से तुम्हें एक बहुत बड़ा एजाज़ मिल रहा है। तुम्हें रॉ तंजीम का खुसूसी कार्ड मिलेगा जिसकी रो से तुम्हें जासूसा तस्लीम किया जाएगा और वो कार्ड दिखाकर तुम किसी भी मिनिस्टर के राजमहल में दाखिल हो सकोगी। वो खुश होकर बोली, ओह आई लव यू हमाद। पांडे ने कहा, ये लव यू वाला मामला नहीं चलेगा। पारस ने कहा, हाँ रमना, ये लव यू वाला मामला नहीं चलेगा। उसने पूछा, ये क्या बात हुई? बात यह है कि हमाद की 2 बीवियां और 9 बच्चे हैं। क्या? रमना का मुंह हैरत से खुल गया। फिर वो कड़क कर बोली, ये झूठ है। पांडे ने कहा, ये सच है। वो बोली, ये झूठ है, 9 बच्चे नहीं हो सकते। पारस ने कहा, एक साथ नहीं हुए थे। तुम चुप रहो, हम चचा भतीजी को बोलने दो। वो बोली,
अंकल अभी तो ये खुद बच्चा है, इसके बच्चे कैसे हो सकते हैं? तुम्हें कैसे मालूम है कि ये खुद बच्चा है? मैं जानती हूँ, हॉस्टल में एक रात इसके साथ गुजार चुकी हूँ। हैं? देश पांडे झींप गया, फिर बोला, मुझे पता है वो तुम्हारी मजबूरी थी, उसके कमरे में जा फंसी थी, लेकिन आइंदा मोहब्बत में फंसने वाली बात नहीं होनी चाहिए। वो बोली, बच्चे जवान हो जाएं तो बुजुर्गों को उनके मामलात में नहीं बोलना चाहिए। बुजुर्गों को नसीहत करने का हक होता है। इसने 7 बांग्लादेश में पैदा कराए, 2 पाकिस्तान में और अब हिंदुस्तान में। नहीं, हरगिज नहीं, तुम इससे दूर रहोगी, चलो मेरे साथ। पारस ने कहा, लेकिन तुमने कहा था ये ड्यूटी के वक्त मेरे साथ रहेगी। हाँ, शाम को 7 बजे शादी है, रमना वहां पहुंच जाएगी। सॉरी अंकल, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मुझे हमाद से मालूम करना है कि शादी की तकरीब में हमारी मसरूफियात क्या रहेंगी। ये मैं तुम्हें समझाऊंगा। अंकल, मैं ये समझ गई हूं कि हमाद के साथ काम भी करना है और इससे दूर दूर भी रहना है। मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूं। प्लीज आप हमें प्लानिंग करने के लिए तन्हा छोड़ दें। उसने गुस्से से देखा। रमना ने कहा, आपको मेरी उम्र मालूम है, मैं बालिग हूं और बालगों पर अपनी मर्जी ठोंसी नहीं जाती। वो पांव पटकता हुआ दरवाजे तक गया, फिर पलट कर बोला, हमाद, मैं तुमसे उम्र में दुगना हूं। तुम मेरे सामने बच्चे हो, फिर भी मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया, तुम्हें यहां लाकर आसमान पर पहुंचा दिया, लेकिन तुम मेरे पांव तले से जमीन निकाल रहे हो। तुम होटल से बाहर आओ, तुमसे समझ लूंगा। वो बाहर आ गया। कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। वो कॉरिडोर में खड़ा होकर सोचने लगा, यहाँ से कैसे जाऊं? भतीजी अंदर है। वो चाहता था कि उसकी भतीजी रमना रॉ तंजीम में ऊंचा मकाम हासिल करे। हमाद 2 बरस की ट्रेनिंग से निजात दिलाकर वो मकाम उसे दिला रहा था। पांडे को यकीन था कि वो हमाद के साथ काम करती रहेगी तो तरक्की की मंजिलें तय करती हुई एक दिन आलमी शोहरत भी हासिल करेगी। अब ये परेशानी लाहक थी कि वो हर मुल्क में बच्चे पैदा करता जाता है। ऐसे में रमना को उसके साथ काम करना चाहिए या नहीं? वो होटल के कॉरिडोर में खड़ा हुआ सोच रहा था। फिर दरवाजे पर दस्तक देते हुए बोला, हमाद, एक अच्छी तदबीर सूझ रही है। आज से मैं भी तुम दोनों के साथ हर मामले में रहूंगा। शादी की तकरीब में भी आऊँगा। मुझे भी अपनी प्लानिंग में शामिल करो। दरवाज़ा खोलो। थोड़ी देर तक खामोशी रही, फिर मौसीकी की आवाज़ आने लगी। उन्होंने रेडियो या टीवी ऑन कर दिया था, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला था। वो अपने दिल को तसल्ली देते हुए बोला, मैं जानता हूँ ये सरकारी मामले में मसरूफ़ हैं, बस आज के जवानों में यही खराबी है, वो हम बूढ़ों का तजर्बा अपने साथ शामिल नहीं करते। फिर वो होटल से बाहर जाते हुए बुड़बुड़ाया, शरीर कहीं के सरकारी मामले में भी मौसीकी सुनते रहते हैं। भारत में जो गुर्बत है वो काबिले दीद है। भूखे और नंगे लोग तस्वीरों में काबिले दीद होने के बावजूद देखे नहीं जाते। गदागर उमूमन हाथ फैलाकर भीख मांगते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के गरीब इतने मजबूर और फाका ज़दा होते हैं कि मांगते मांगते कदमों में गिर जाते हैं। ये सरासर इंसानियत की तौहीन है और भारतीय हुकूमत की बेहिसी और बेपरवाही है। या फिर ये सोच लिया गया है कि जिनके मुकद्दर में फुटपाथ पर रींगना होता है वो कीड़े मकोड़े बनकर ही जिंदगी गुजारते हैं और भारतीय हुक्मरान उनकी बदबख्ती से लड़ने के काबिल नहीं हैं। आर.के. भंडारी वजीर खुराक और ज़राअत था। भारतीय अवाम का अन्नदाता था। उसने घर घर अनाज पहुंचाने के लिए राशन कार्ड का सिस्टम जारी रखा था। ये जानता था कि अवाम का वोट लेकर उसे वजीर बनाने वाले बनिए और महाजन अनाज को गोदामों में छुपाते हैं, राशन कार्ड पर बराए नाम अनाज देते हैं, बाकी ब्लैक में कमाने के लिए गायब कर देते हैं। भंडारी उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेता था, बल्कि उन्हें सर आंखों पर बिठाता था। उसने बेटी की शादी में ऐसे ही 2000 महाजनों और सरमायादारों को मदऊ किया था। अपनी महलनुमा कोठी के सामने 300 गज के वसी और अरीज मैदान में शामियाना और कनातें लगवाई थीं। अंदर और बाहर इतने बल्ब और ट्यूबलाइट्स की रोशनी थी कि रात को दिन बना दिया था। दूर तक मौसीकी का शोर सुनाई दे रहा था। शामियाने के साए में अमीर कबीर औरतों और मर्दों के कहकहे गूंज रहे थे। पारस रमना के साथ कार में आया। एक जगह कार को पार्क करके दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला तो शामियाने के बाहर भूखे और नंगे लोगों को देखा। नंगे यूं थे कि सिर्फ सतर पोशी के लिए छोटा सा फटा पुराना कपड़ा बदन पर नजर आ रहा था। 10-12 बरस के बच्चे बिल्कुल बेलिबास थे। ये 10-12 नहीं थे, कनातों के चारों तरफ भटक रहे थे। बासमती चावलों की बिरयानी की खुशबू उनकी भूखी रूहों को झंझोड़ रही थी। वो कनातों के करीब जाते थे तो हाथों में डंडे लिए हुए सिपाही उन्हें मार मार कर भगा देते थे। ये बात नहीं है कि सिर्फ भारत में ही ऐसा होता है। ऐसे मनाजिर बांग्लादेश और अफ्रीकी ममालिक में भी नज़र आते हैं। पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में रोटी के भूखे कम हैं, लेकिन ज़िंदगी की दूसरी ज़रूरियात के भिखारी हैं।
यहाँ भारत में ये मंजर गैर इंसानी था कि कनातों के अंदर सेहतमंद लोग पेट भर भर कर खा रहे थे और कनातों के बाहर उसी मुल्क में उसी मैदान में अपनी भूखी कौम को डंडे मार कर भगा रहे थे। और ये वजीर खुराक के यहाँ शादी की तकरीब में हो रहा था। पारस ने रमना से पूछा, ये कैसा मंजर है? वो बोली, हम यहाँ अपनी ड्यूटी पर आए हैं, ये भूखे हमारा मसला नहीं है, हमारा मसला है जब हम खाते हों और ये मुंह देखते हों तो ये शर्म का मसला है कि इंसानियत को शर्म क्यों नहीं आती। अगर आज़ादी के पहले दिन से आज 44 साल तक इस मुल्क में भूखों की तादाद बढ़ती गई है तो ये हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है कि वो फौजी ताकत बनकर एशिया में सुपर पावर बन रही है या करोड़ों की तादाद में जनता को भूखा रखकर सुपर बेशर्म बनती जा रही है। वो बातें करते हुए शामियाने में आए। अगरचे बिरयानी और दीगर खानों की खुशबू आ रही थी लेकिन अभी खाना शुरू नहीं हुआ था। लगन मंडप में दुल्हा दुल्हन बैठे हुए थे। पंडित जी संस्कृत में मंत्र पढ़ते हुए उन्हें शादी के बंधन में बांध रहे थे। रमना और पारस ने मिनिस्टर आर के भंडारी से मुसाफहा करते हुए चुपके से कहा, हम स्पेशल ड्यूटी पर हैं, यहाँ मुखालिफ पार्टी के लोग हों या किसी पर शुबा हो तो हमें बताएं। भंडारी ने अपने सेक्रेटरी को हुक्म दिया, जो हमारे मुखालिफ हैं और हमारी नज़रों में मशकूक हैं उनकी शक्लें इन्हें दूर से दिखाओ। पारस और रमना सेक्रेटरी के साथ एक तरफ गए। मैं भंडारी के ख्यालात पढ़ने लगा। वो सोच रहा था, इक़्तिदार में रहकर अवाम के मसाइल हल करने मुमकिन नहीं हैं क्योंकि हुकूमत की गद्दी पर बैठने वाले ब्यूरोक्रेट्स महाजनों और सरमायादारों को खुश रखना पड़ता है। अभी उसने पुलिस अफसरान को हुक्म दिया था कि बाहर भूखी जनता पर डंडे ना बरसाए जाएं वरना हुकूमत बदनाम होगी। अखबारी फोटोग्राफर्स पर कंट्रोल रखा जाए वरना वो ऐसी तस्वीर अखबारात में शाया करेंगे। वजीर खुराक के घर के सामने ऐसा होगा तो ऑपोजिशन वाले मौके से फ़ायदा उठाएंगे, जनता को हमारे खिलाफ भड़काएंगे। वो परेशान होकर बुड़बुड़ाने लगा, ये छोटी ज़ात के भूखे नंगे लोग मरते क्यों नहीं हैं? हम एक वक्त भूखे नहीं रह सकते और ये सदियों से भूखे रहकर जिंदा चले आ रहे हैं। मैं उस मुफाद परस्त सियासतदान को छोड़कर रमना के पास आया। एक लीडर उसमें दिलचस्पी लेते हुए कह रहा था, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हें देखकर निगाहों के सामने शराब छलकने लगती है। अब तक तुम कहाँ थी? तुम्हारी माँ के पेट में थी, अब रिश्ता समझो और शराब छलकाओ। वो गुस्से से बोला, शट अप, जानती हो मैं कौन हूँ? ऑपोजिशन का मजबूत बाजू हूँ। ये मिनिस्टर भंडारी साहब समझ रहे थे मैं मुखालिफ पार्टी का बाजू हूँ। ये दावत देंगे तो नहीं आऊँगा, लेकिन मैं आ गया। अब ये परेशान है कि मैं इतनी बड़ी पार्टी में क्या गुल खिलाने वाला हूँ। रमना ने मेरी मर्जी के मुताबिक कहा, सो सॉरी, मुझे नहीं मालूम था कि आप ऐसे ज़बरदस्त हैं कि भंडारी जैसे मंत्री भी आपसे घबराते हैं। अब तो मैं ज़रूर शराब छलकाऊंगी। वो रमना का हाथ थामकर उस तरफ जाने लगा जहां वीआईपीज़ के लिए वलायती महंगी शराब का इंतज़ाम किया गया था। उसकी सोच ने बताया कि उसका नाम आत्मा राम है। मिनिस्टर भंडारी ने जिस इदारे को 2000 अफराद के खाना तैयार करने का ऑर्डर दिया था, आत्मा राम के 2 आदमियों ने उस इदारे में जाकर खुफिया तौर से तमाम खानों को जहरीला बना दिया था। अब वही खाना वहां मेहमानों के लिए पहुंचा हुआ था। मैंने पारस से कहा, रमना आत्माराम को मसरूफ़ रखे हुए है, मैं दोनों को एक गोशे में ले जाता हूँ। तुम पुलिस अफसरान के साथ जाओ और खाने के इंचार्ज से कहो जब तक हुक्म ना दिया जाए खाना देगों से ना निकाला जाए। फिर तुम आला अफसरान के साथ आत्माराम के पास आओ। उधर आत्माराम ने बार के हिस्से में आकर एक बोतल खोली। फिर रमना से पूछा, तुम क्या पियोगी? मैंने बोतल को उसके मुंह से लगाया और सोडे या पानी के बगैर कई घूंट उसके हलक से उतार दिए। रमना ने उसके हाथों से बोतल लेकर कहा, ऐसे नहीं, मैं अपने हाथों से पिलाऊंगी। उसने ग्लास में विस्की भर कर दी। वो बोला, तुम्हारे सामने जोश में आकर सोडे के बगैर पी गया, अब तो सोडा मिला दो। मैं मोहब्बत में और शराब में मिलावट पसंद नहीं करती। वो झूम कर बोला, वाह जाने मन, क्या गज़ब की बात कह दी है तुमने। जी चाहता है कि मैंने वो ग्लास मुंह से लगा दिया। वो एक ही सांस में पीने लगा। मैंने रमना के जरिए देखा, पारस आला अफसरान और सिपाहियों के साथ आ रहा था। मैं आत्माराम के अंदर पहुंचा। वो मेरी मर्जी के मुताबिक ग्लास खाली करते हुए बोला, मेरी जान, आज मज़ा आएगा। भंडारी की वजारत खाक में मिल जाएगी। रमना ने पूछा, खाक में कैसे मिलेगी? मेरे आदमियों ने तमाम खानों में जहर मिला दिया है। जब हुकूमत के बड़े बड़े लोग ये खाने खाकर मरेंगे तो ज़रा सोचो हमारे महामंत्र भंडारी का क्या अंजाम होगा। पारस के हुक्म से शादी की वीडियो फिल्म बनाने वाले आत्माराम की तरफ घूम गए थे। ऑडियो रिकॉर्डर ऑन हो गया था। रमना ताज्जुब से पूछ रही थी,
क्या तुमने तमाम खानों में सचमुच जहर मिलाया है? बिल्कुल सचमुच मिलाया है। मेरी जान, तुम ना खाना, भूख लगे तो मुझे खा लेना। वैसे खाने की चीज़ तो तुम हो। हाय क्या हुस्न है, क्या शबाब है। लेकिन शराब के साथ शबाब का नहीं, कबाब का मज़ा आता है। मैं तुम्हारे लिए कबाब लाती हूँ। वो जाने लगी। वो हाथ उठाकर चीखते हुए बोला, अरे कबाब में भी जहर है। तुम मुझे जहर खिलाना चाहती हो? मुझे नशे में समझकर उल्लू बनाना चाहती हो? मैं बहुत होशियार हूँ। सोडे के बगैर खालिश शराब दिमाग पर चढ़ गई थी। अब मैं उसे मजबूर नहीं कर रहा था, वो खुद ही बोल रहा था। प्रेस रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स वगैरह भी उसकी बातें नोट कर रहे थे और उसकी तस्वीर उतार रहे थे। इन तमाम कार्रवाइयों के बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद ऐलान किया गया कि वो कितने भयानक जुर्म का मुर्तकिब हो रहा था। आज यहाँ चंद मिनटों में मिनिस्टर भंडारी के 2000 मेहमानों को मौत के घाट उतारने वाला था। अगर उसके जुर्म का भेद ना खुलता तो ऐसी जहरख्वानी के सानहे को हुकूमत की नाअहली के खाते में डालकर ऑपोजिशन वाले जनता को हुकूमत के खिलाफ खूब भड़काते। तमाम खानों के तिब्बी मुआयने के बाद आत्माराम का जुर्म साबित हो गया था। वो ऑपोजिशन का बहुत मजबूत हाथ था, हुकूमती पार्टी के खिलाफ ज़बरदस्त चालें चलता था, भंडारी का दुश्मन था। लेकिन इस दावत में ये साबित करने आया था कि वो भी जहरीला खाना खाने वालों के साथ था। इसलिए उसने या ऑपोजिशन के किसी आदमी ने जहर नहीं मिलाया है। उसकी प्लानिंग ये थी कि वो खाना शुरू होते ही शराब पीना शुरू कर देगा, ताकि ये बहाना रहे कि पीने वाले पीने के बाद खाते हैं। ऑपोजिशन पार्टी को चुप लग गई थी। उनका अहम तरीन आदमी ठोस सबूत के साथ गिरफ्तार हुआ था। अब वो अपने गुंडों को हुक्म दे चुके थे कि उस लड़की को उठाकर लाओ जिसने आत्माराम को बहुत ज़्यादा पिलाकर आउट करा दिया था। तमाम मेहमानों में सनसनी और दहशत फैल गई थी। वो एक दूसरे से कह रहे थे, अगर खाना खा लेते तो क्या होता, सबका काम तमाम हो जाता। दूसरे खाने का इंतज़ाम हो रहा था, लेकिन वो खाना नहीं चाहते थे। भंडारी को बेटी की शादी की बधाई देकर वापस जाना चाहते थे। भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, आपकी हुकूमत का एक मंत्री हाथ जोड़कर विनती करता है, आप ना जाएं। अच्छी तरह तिबी मुआयने के बाद आपको खाना पेश किया जाएगा। दुश्मनों ने रंग में भंग डालने की कोशिश की थी। हमारे ज़हीन सुराग रिसानों ने कोशिश को नाकाम बना दिया है। हम बहुत ज़्यादा चौकस हैं, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। भंडारी के सामने दूर तक मेहमानों की भीड़ लगी हुई थी। उसने रमना और पारस को बुलाकर मेहमानों से कहा, इन दोनों को यूं तो डिपार्टमेंट की तरफ से तरक्की मिलेगी, लेकिन मैं आपके सामने इनको मुंह मांगा इनाम दूंगा। बोलो रमना, बोलो हमाद, क्या चाहते हो? रमना ने कहा, मैं वो इनाम चाहती हूं जो आपके ज़रिए भगवान से मिलता है। मैं आप सबकी दुआएं चाहती हूं। सब लोग तालियां बजाने लगे। मेहमान औरतों ने कहा, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, हम सुबह पूजा में तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। पारस ने कहा, देश के मसाइल सिर्फ दुआओं से हल नहीं होते, दवाएं भी ज़रूरी हैं। आपकी मोहब्बत और हमदर्दी भी लाजमी है। इसलिए मैं सिर्फ श्री भंडारी जी से नहीं, आप तमाम से भी इनाम चाहता हूँ। क्या आप सब अभी मुझे इनाम देंगे? सब लोग कहने लगे, देंगे, अभी देंगे, मांगो, क्या मांगते हो? पारस ने अपनी कमीज का दामन दोनों हाथों से थामकर भीख मांगने के अंदाज में कहा, मैं उन भूखे और नंगे लोगों के लिए भीख मांगता हूं जो शामियाने से बाहर खाना मांगने के जुर्म में डंडे खा रहे हैं। वो सब गुमसुम होकर सुनने लगे। वो बोला, मैं मुसलमान हूं, हमारे यहाँ जान का सदका दिया जाता है। आज आप सबकी जानें जाते जाते बच गईं। आप अपनी अपनी जानों का सदका दें। आप सब मुल्क के अकाबरीन हैं। आपकी मजबूत आवाज़ देश की असेंबलियों में पहुंचेगी तो आपकी फाका करने वाली गरीब जनता को डंडों के बगैर रोटियां मिल जाया करेंगी। इस देश के वजीर खुराक ने इनाम मांगने को कहा तो मैंने मांग लिया, अब इनाम का इंतज़ार करता रहूँगा। भंडारी ने कहा, मैं वादा करता हूँ असेंबली में सबसे पहले यही मसला उठाया जाएगा और गरीब जनता की भूख मिटाने का फौरी हल तलाश किया जाएगा। इस वक्त जितने भूखे बाहर हैं, मैं उनके लिए अभी खाना मंगवा रहा हूँ। सब लोगों ने तालियां बजाईं। दूसरे खानों का तवज्जो से तिबी मुआयना किया गया। मर्द, औरतें, बच्चे खाने में मसरूफ़ हो गए। रमना और पारस शामियाने के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर दुश्मनों को ताड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक खातून ने रमना से कहा, बेटी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे मेरी कार तक पहुंचा दो। वो खातून को सहारा देकर शामियाने के बाहर पार्किंग वाले हिस्से में लाई, फिर उसे कार तक पहुंचाकर जाना चाहती थी। औरत, उसने पर्स से रिवॉल्वर निकालकर हुक्म दिया, तुम वापस नहीं जाओगी, कार में चुपचाप बैठ जाओ। रमना ने रिवॉल्वर देखते ही पूछा, ये क्या मजाक है? मजाक समझकर जाना चाहोगी या शोर मचाओगी तो मुंह से आवाज़ निकलने से पहले ही गोली मार दूंगी। आखिरी बार कहती हूँ, कार में बैठ जाओ।
मैंने रमना को कार की पिछली सीट पर बैठने के लिए माइल किया। वो बैठ गई। 2 अफराद तेजी से आकर उसके दाएं बाएं बैठ गए। एक शख्स ने स्टीयरिंग संभाली, फिर कार को स्टार्ट करके उसे ड्राइव करते हुए एक समत जाने लगे। मैंने पारस से कहा, रमना अगवा की जा रही है, अपनी कार में जाओ, मैं तुम्हें गाइड करता रहूंगा। मैं फिर रमना के पास आ गया। उसके दाएं तरफ बैठा हुआ शख्स कह रहा था, तुमने बड़ी मक्कारी से आत्मा राम को गिरफ्तार कराया है। तुम्हारी जैसी लड़की को ही हसीन बला कहते हैं। बाएं तरफ वाले ने कहा, मक्कारी करते वक्त तुम्हें जरा भी खौफ नहीं आया कि कैलाश राठौर तुम्हारे साथ कितना बुरा सलूक करेगा? कैलाश राठौर ऑपोजिशन पार्टी का लीडर था। पिछले इलेक्शन में हारने के बाद उसने पूरी एक बस्ती में आग लगा दी थी, क्योंकि वहां से उसे किसी ने वोट नहीं दिया था। दूसरी बस्ती में भंडारी के 2 हमायतियों को सरेआम कत्ल किया गया था, मगर सजा से बच गया था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ गवाही देता। जो उसकी फहरिस्त में आ जाता था फिर जिंदा नहीं रह पाता था। औरतों के साथ बहुत ही शर्मनाक सलूक करने के बाद वो कत्ल कर दिया करता था। रमना का चेहरा जर्द पड़ गया था। उसने कैलाश राठौर की संगदिली और बेशर्मी के बड़े चर्चे सुने थे। आज ऐसे ही बेरहम ऑपरेशन से वो गुजर कर मरने वाली थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। उसकी दानिस्त में हमाद उससे बिल्कुल बेखबर था। पुलिस और इंटेलिजेंस वालों को भी उसके अगवा होने का इल्म नहीं था। ऐसी बेयारी और मददगारी की हालत में शर्मनाक मौत यकीनी थी। मैं रमना के आसपास बोलने वालों के चोर ख्यालात पढ़कर मालूम कर चुका था कि वो उसे दिल्ली शहर के बाहर कैलाश राठौर के एक खुफिया अड्डे में ले जा रहे हैं, और ये मालूमात पारस तक पहुंचती जा रही थीं। उसने मोबाइल फ़ोन के जरिए देश पांडे को इत्तला दी, मिस्टर पांडे, तुम्हारे हुक्म के मुताबिक रमना मुझसे दूर हो गई है। पांडे ने कहा, चलो अच्छा है, उसे अगवा करने वाले मुझसे दूर ले गए हैं। वो उछल पड़ा, फिर बोला, क्या कहा? उसे अगवा किया गया है और तुम इतने इत्मीनान से मुझे इत्तला दे रहे हो? इत्मीनान क्यों ना हो, तुमने मुझसे दूर करने के लिए उसे अगवा कराया है। वो चीख कर बोला, ओ अकल के दुश्मन, उसे ऑपोजिशन वाले लेकर जा रहे होंगे। कैलाश बहुत खतरनाक है, उसकी हड्डियों का भी पता नहीं चलने देगा। पारस ने कहा, वो हड्डियों का क्या करता है? मुझे क्या मालूम क्या करता है, फजूल बातें पूछ रहे हो। फौरन रमना का पीछा करो। देखो, अपनी भतीजी का पीछा करने को कह रहे हो, फिर शिकायत ना करना। मैं बदमाशों का पीछा करने को कह रहा हूँ। वो तो मैं कर रहा हूँ, फ़ोन पर क्यों चीख रहे हो? तुम बकवास करोगे तो क्या गुस्सा नहीं आएगा? तुम आदमी काम के हो मगर बहुत बेहुदा हो। क्या वो किसी गाड़ी में उसे लेकर जा रहे हैं? नहीं, पैदल टहला रहे हैं। मैं भी उनके पीछे पीछे टहल रहा हूँ। तुमसे बातें करने के लिए मुझे घी खाना पड़ेगा। घी खाने की नहीं, पीने की चीज़ है। अरे मुझे माफ़ कर दो मेरे बाप, ये बताओ वो किस गाड़ी में है और उसे वो लोग कहाँ लेकर जा रहे हैं? गाड़ी का रंग और नंबर बताओ। रात के वक्त नंबर प्लेट पढ़ने करीब जाऊंगा तो उन्हें शुबा होगा। इस वक्त किस इलाके में हो? मैं पहली बार दिल्ली आया हूँ, यहाँ के तमाम रास्ते और इलाकों के नाम नहीं जानता हूँ। तो फिर मैं पुलिस पार्टी को कहाँ भेजूँ? मेरे पीछे भेजो, लेकिन मालूम तो हो कि तुम कहाँ हो, किस रास्ते पर हो। मैं नेकी और शराफत के रास्ते पर हूँ। अकल इस्तेमाल करो। तुमने अपनी कार मुझे दी है, क्या इस कार का रंग और नंबर पुलिस पार्टी को नहीं बता सकते? पुलिस मेरे पीछे, मैं तुम्हारी भतीजी के पीछे, इस तरह ये दुनिया एक दूसरे के आगे पीछे रहती है। पांडे ने राब्ता ख़त्म कर दिया। पारस ने उसे ये नहीं बताया था कि वो ताकुब करता हुआ शहर के बाहर आ गया है। वो चाहता था पहले खुद ऑपोजिशन से निपटे, ताकि फिर एक और कामयाबी का सेहरा उसके सर आए और बाद में पुलिस वाले पहुंचें, जैसा कि हमेशा हुआ करता है। वो शहर से 50 किलोमीटर दूर एक कच्चे रास्ते पर मुड़ गए। फिर आधे घंटे की ड्राइव के बाद एक पुरानी सी हवेली में आए। वो एक छोटी सी बस्ती थी, कैलाश राठौर की जागीर थी। हवेली में पहुंचना तो दूर की बात है, कोई बस्ती में दाखिल नहीं हो सकता था। कैलाश के तकरीबन 3 दर्जन मुसल्लह हवारी वहाँ मुख्तसर सी फौज की तरह रहते थे और किसी अजनबी को बस्ती में कदम रखने की इजाज़त नहीं देते थे। मैंने अगवा करने वालों के जरिए 2-4 मुसल्लह हवारियों की आवाज़ें सुनी। फिर हवेली के अंदर भी 2 अशखास के पास पहुंच गया। ऐसे मराहिल से गुजरने में मुझे देर लगी। इस दौरान पारस अपने तौर पर बहुत कुछ करता रहा। उसने अपनी कार बस्ती के बाहर छोड़ दी थी और छुपता छुपाता हवेली तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। हवेली के पिछले दरवाजे पर एक बूढ़ा पहरेदार था। वो अपनी गन एक तरफ रखे चारपाई पर बैठा हुआ था। पारस दबे कदमों उसके पीछे से गुजरता हुआ अंदर चला गया। बूढ़े गनमैन को खबर ना हुई, अगर होती तो मैं उसे काबू में कर लेता। मैंने कहा, वो रमना को ऊपरी मंजिल के एक कमरे में ले गए हैं। उस कमरे के बंद दरवाजे पर 2 पहरेदार हैं। उसने सर उठाकर ऊपरी मंजिल की तरफ देखा। कैलाश राठौर एक बहुत बड़ी ख्वाबगाह के कीमती सोफे पर बैठा पी रहा था।
वो ख्वाबगाह कीमती सामान से आरास्ता थी। एक बड़े से टीवी स्क्रीन पर एक हयासोज वीडियो फिल्म चल रही थी। ऐसे वक्त दो गुंडे रमना को पकड़ कर लाए। वो खुद को छुड़ाने की कोशिशें कर रही थी। अब तक ट्रेनिंग सेंटर में जितने दाव पेच सीख चुकी थी उन्हें गुंडों पर आजमा रही थी, मगर नाकाम हो रही थी। उन्होंने उसे धक्का देकर कैलाश के कदमों में गिराया, फिर वापस जाने लगे। वो फौरन ही उठकर भागना चाहती थी। कैलाश ने बैठे ही बैठे एक जोर की लात मारी। वो तकलीफ से चीखती हुई दूसरी तरफ जा गिरी। दोबारा उठने तक उसे लाने वाले बाहर जाकर दरवाज़ा बंद कर चुके थे। कैलाश ने ग्लास खाली करते हुए मुस्कुराकर कहा, ऐसी ही सिचुएशन पर कहते हैं, कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए, चीखा भी ना जाए यहाँ से, भागा भी ना जाए। वो कालीन पर से उठते हुए बोली, क्या तुम कैलाश हो? शाबाश, तुमने तारुफ के बगैर ही अपने यार को पहचान लिया। मुझे भी पहचान लो, मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस की एक जासूस हूँ। अपनी खैरियत चाहते हो तो मुझे जाने दो। तुमने हमारी खैरियत ही कहाँ रखी है? आतम राम को गिरफ्तार करा के जनता के सामने हमारी पोजीशन 2 कौड़ी की कर दी है। अब तो तुम 1 कौड़ी की भी नहीं रहोगी। जरा टीवी की तरफ देखो। उसने टीवी की तरफ देखा, फिर जल्दी से मुंह फेर लिया। शर्म और गुस्से से सुर्ख होकर बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें भी नहीं आएगी। मैं दुश्मनों को देखे बगैर ही गोली मार देने का हुक्म देता हूँ, लेकिन जिसके हुस्न शबाब की तारीफें सुनता हूँ उसे चखने और चबाने के लिए ज़रूर यहाँ बुलाता हूँ। वो उठकर खड़ा हो गया। वो पीछे हटकर बोली, खबरदार, मुझसे दूर रहो। मुझे हमाद के सिवा कोई नहीं छू सकता। अच्छा, तो कोई मुसलमान तुम्हें जूठा कर चुका है? क्या ये वही जवान है जिसके साथ मिलकर तुमने आत्मा राम को गिरफ्तार कराया था? हाँ वही है। उससे डरो, वो बहुत खतरनाक है। यहाँ पहुँचेगा तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो आगे बढ़ते हुए बोला, इस हवेली का तहखाना बहुत पुरअसरार है। तुम्हारा यार अंदर जाएगा तो कभी वापस नहीं आएगा। तुम्हें खाने के बाद जो हड्डियां बचेंगी वो भी तहखाने में जाएंगी। उसने लपक कर साड़ी का आंचल पकड़ लिया। वो छुड़ाने की कोशिश करती हुई चीखने लगी, बचाओ हमाद, मुझे बचाओ। वो हंसते हुए बोला, यहाँ हमाद का बाप भी नहीं आ सकेगा। चिल्लाओ, खूब चिल्लाओ। वो खुद को छुड़ाने की जिद्दोजहद करते हुए चीख रही थी, हमाद, हमाद। एक जोरदार आवाज के साथ दरवाज़ा खुल गया। उसके साथ ही एक पहरेदार लुढ़खड़ाता हुआ आकर कमरे में गिरा। कैलाश ने दरवाजे पर देखा। रमना ने खुशी से चीख मारी, हमाद। पारस ने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। कैलाश दौड़ता हुआ अलमारी की तरफ गया। वहां से रिवॉल्वर निकालना चाहता था। पारस उछलकर उसके और अलमारी के दरमियान आ गया। फिर बोला, सुना है तुम बहुत खतरनाक हो, अपने शिकार को बड़ी बेदर्दी से कत्ल करते हो। उसने पारस को बातों में मसरूफ समझकर हमला किया, उस पर छलांग लगाई। पारस ने झुककर उसे दोनों हाथों पर रोक लिया, फिर उसे सर से बुलंद करते हुए उस पहरेदार पर फेंका जो पहले ही मार खाकर जख्मी होकर कमरे में आ गिरा था। उस जख्मी ने उठते हुए एक चाकू निकाला था। कैलाश उस पर आकर गिरा तो चाकू उसकी पसलियों में पेवस्त हो गया। उसने चीख कर गालियां देते हुए अपनी पसलियों से चाकू को निकाला, फिर गुस्से से पहरेदार के सीने में उसे घोंप दिया। पारस ने पूछा, रमना, तुम्हें क्या ट्रेनिंग दी गई है? अगर जख्मी दुश्मन के हाथ में हथियार हो तो क्या करना चाहिए? उसके एक हाथ में खून आलूदा चाकू था, दूसरा हाथ जख्मी पसलियों पर रखा हुआ था। वो गुर्राता हुआ पारस को कत्ल करने आ रहा था। रमना ने कहा, उधर क्या जा रहे हो? मैं तुम्हारी शामत हूँ। वो गुर्राते हुए तेजी से रमना की तरफ घूम गया। वो उछलकर पीछे गई। पारस ने आवाज दी, उधर क्या जा रहे हो? मैं हमला कर रहा हूँ। वो फिर तेजी से पारस की तरफ घूम गया, इधर दौड़ता हुआ आने लगा। रमना उसकी तरफ दौड़ती हुई बोली, मैं हमला कर रही हूँ। वो दोनों उसे पीछे से होने वाले हमलों से डरा रहे थे, लेकिन हमला नहीं कर रहे थे। वो कभी इधर कभी उधर भाग रहा था और थक रहा था। जख्म से बहने वाला खून उसे कमज़ोर बनाता जा रहा था। ऐसे में अकल काम नहीं कर पा रही थी। वो आगे पीछे घूम घूम कर चाकू लहरा रहा था। रमना ने कहा, कैलाश, ये जख्मी दुश्मन को बेबस करने की एक टेक्निक है। तुम हम दोनों की तरफ घूम घूम कर हमले करते रहोगे और नहीं रुकोगे। रुकना चाहोगे तो फिर दोनों तरफ से हमले होंगे। लिहाजा दोनों तरफ नाचते रहो और टीवी की शर्मनाक फिल्म देखते हुए अपने शर्मनाक अंजाम को पहुंचते रहो। पारस ने सोफे पर बैठकर रिसीवर को उठाया, फिर नंबर डायल करने लगा। राबता होने पर बोला, मिस्टर पांडे, हम कैलाश नगर की हवेली में हैं। वो बोला, मैं पहले ही समझ गया था, वो शैतान मेरी भतीजी को उसी हवेली में ले गया होगा, इसलिए पुलिस पार्टी के साथ यहाँ पहुँचा हुआ हूँ। कैलाश के गुंडे फायरिंग कर रहे हैं, हम जवाबी फायरिंग करते हुए बस्ती में दाखिल हो रहे हैं। पारस ने कहा, हवेली में दाखिल ना होना। क्यों, वहाँ क्या है?
यहाँ रमना के सामने ऐसी वीडियो फिल्म चल रही है जिसे तुम नहीं देख सकोगे। कैसी फिल्म चल रही है? सच सच बताओ, वहाँ क्या हो रहा है? मैंने तुमसे कहा था मेरी भतीजी से दूर रहो। मैं दूर हो जाऊंगा तो कैलाश करीब हो जाएगा। यहाँ गोलियां चल रही हैं, मुझे परेशान ना करो, सबको अपनी माँ बहन समझो। यही मैं कैलाश को समझा रहा हूँ। फौरन टीवी ऑफ करो। पारस ने कहा, रमना, तुम्हारे अंकल गुस्सा कर रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं, फौरन टीवी ऑफ करो। हाँ, ऐसे ऐसे, शाबाश। अच्छी बच्चियां इसी तरह बुजुर्गों का कहना मानती हैं। मुबारक हो पांडे, यहाँ टीवी बंद हो गया है। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बने और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।